जी नहीं जी। मोदी जी ने इसमें कोई शक नहीं है कि संघ परिवार को मोदी के परिवार से अपस्टेज किया, तो वो उनको एंटागोनाइज़ तो करेगा कि आप ये कहते हैं कि हमारा संघ परिवार है तब तो ठीक है, लेकिन मोदी का परिवार बना के आप अपनी ही पेरेंट ऑर्गनाइज़ेशन को चैलेंज कर रहे हैं। सुजाता जी, आपने विद्वानों की बात सुनी और आरएसएस का पहले 100 साल का भी एजेंडा था, अब कहते हैं हम वो नहीं मनाएँगे, जो 100 साल की क्षति होती है हमारी। तो कहीं न कहीं एक अंदर से शायद ये एक नाराज़गी है या एक अपने इंटेंट को बता रहे हैं कि जो तुम करने जा रहे हो, हम तुम्हारे अंडर में 100 साल नहीं मनाएँगे, कहीं और जाके 104 साल मना लेंगे, 105 साल मना लेंगे। लेकिन परिस्थितियाँ शायद मोदी ने कभी एंटीसिपेट नहीं किया होगा कि कभी ऐसा होगा यही भारत की जनता जिसे वो निरीह, असहाय, गरीब या एकदम क्या कहते हैं कि ये बिल्कुल पावरलेस है, ये मेरे सामने झुकी चलती है, खड़ी हो सकती है। पर कहते हैं ना जब जनता एक बार को खड़ी हो जाती है, तो फिर बड़े-बड़े सिंहासन भी डोल जाते हैं। कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं। सुजाता जी। इससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगी जो अभी विवेक जी कह रहे थे। मुझे मैं क्योंकि तेलंगाना में हूँ पिछले 4 महीने से, तो यहाँ बहुत लोगों से अलग-अलग जिलों में जाके मिली हूँ। एक व्यक्ति मिले जिन्होंने 20 साल शाखा चलाई थी और मैं 2014 की बात करूँगी क्योंकि 2014 में वो अपना मेंटर मानते थे संघ के जो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर के लोग थे उनको। तो मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उस वक़्त जाके उनसे कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूँगा, क्योंकि वो भाजपा में भी थे, एबीपी में रहे, फिर भाजपा में चले गए एबीवीपी के बाद। तो और नक्सलाइट मूवमेंट में भी बहुत किया, उनके पैर में गोली भी बहुत लगी और मतलब वो चलते भी अभी सीधा नहीं चल पाते गोली के कारण। उन्होंने मुझे एक बात कही कि मैंने उस वक़्त अपने मेंटोर्स को ये कहा कि गुरुजी यानी कि गोलवालकर जी की वो बात कर रहे थे, वो कहते थे कि व्यक्ति की पूजा नहीं करी जानी चाहिए। इसलिए मैं भाजपा में अब नहीं रहना चाहता। ये उनका मेन रीज़न था भाजपा को छोड़ना और आरएसएस को वो बहुत मानते थे और उसके बाद उन्होंने कहा और खुद आरएसएस की जो शाखा थी वो चलाते थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया उसके बाद। और ये बात जब वो मुझे बता रहे थे, तो मुझे ये लगता है कि जो अभी विवेक जी कह रहे हैं ना कि आरएसएस उनसे नाराज़ है। आरएसएस मुझे नहीं लगता कि किसी से भी नाराज़ होती अगर सत्ता उन्हें मिल जाती। मेरा ये मानना है कि बिल्कुल सही, उन्हें सत्ता चाहिए थी, उनका एजेंडा इम्प्लीमेंट होते हुए देखना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाजपा के साथ-साथ आरएसएस को भी अब खतरा हो गया है, क्योंकि मोदी जी ने ऐसे हालात कर दिए कि जिस दिन उनकी सरकार जाएगी, उस दिन आरएसएस के ऊपर भी नज़र जाएगी, जो भी सत्ता में आएगा और कांग्रेस पार्टी तो देखिए हमेशा सबका सम्मान करती रही। कहते हैं ना सावरकर का सम्मान किया, इसका ये तो भाजपा और आरएसएस वाले लोग कहते हैं। तो भाई हम किसी को छेड़ते नहीं थे, लेकिन हमने देख लिया है कि आपके आप यहाँ एक व्यक्ति अगर आपके एजेंडे को इम्प्लीमेंट करने के लिए आ जाए, तो आप अंदर से उनके पीछे रहते हैं। और कई बार मुझे भी लगता था कि आरएसएस इनसे नाराज़ है, अब ये हो गया, अब आदित्यनाथ को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर सत्ता मिलती है, तो भागवत जी नतमस्तक हो जाते हैं और भाजपा के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आपने देखा नहीं माइनॉरिटीज़ के लिए कैसे बयान दे देते थे वो विधानसभा के चुनावों के पहले। तो अब मुझे लग रहा है कि वो खतरा जो वो देख रहे हैं ना, कि हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा, जो हमने इतने साल 99 साल लगा के धीरे-धीरे ज़हर घोला और आप कैसे भूल जाएँगे वोरा जी, आप तो मतलब पंजाब से आपके संबंध है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पार्टीशन के सामने किस प्रकार से आरएसएस ने ज़हर घोला था और क्या भूमिका निभाई थी। आपको वो भी याद होगा, ये जो अभी एक कौन सेफोलॉजिस्ट हैं जिनके पिताजी वो थे देशमुख जी, नानाजी देशमुख, उन्होंने किस तरह की बातें करी थी 1984 के समय पे, तो ये सारी चीज़ों को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि आज बच्चे जो हैं, आज के बच्चे वो इतिहास पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उनको पता नहीं है। हम उस दौर से गुज़रे भी हैं, हमने पढ़ा भी है, आज भी दोबारा पढ़ते हैं। तब ये लगता है कि आरएसएस का मकसद था किसी तरह से सत्ता में आना, क्योंकि सरदार पटेल ने उनसे ये कहलवा लिया था कि आप कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं आएँगे, आप संविधान का सम्मान करेंगे, आप तिरंगे को फहराएँगे और जब तक वे जीवित थे, तब तक आरएसएस के हेडक्वार्टर में
तिरंगा फहराया जाता था, और जैसे ही उनकी मृत्यु हो गई 1950 दिसंबर में, उसके बाद से उन्होंने बंद कर दिया था। तो ये इतिहास की बातें जो हैं, उसको लेकर भाजपा आगे चलती है, आरएसएस आगे चलती है, तो ये बात को भी समझना चाहिए कि अब उनके अस्तित्व पे खतरा आ चुका है। लेकिन मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी को देखिए, आज वो क्या ये समझ ही नहीं पा रहे, उनके स्क्रिप्ट राइटर्स नहीं समझ पा रहे कि वो पूरे देश में जगह-जगह जाकर लोगों की आवाज बंद करने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। सबसे बड़ी फेक न्यूज़ फैक्ट्री है, अमित शाह के डॉक्टरेट वीडियो को लेकर पूरे देश में जाकर लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि मोदी जी हमारी पिच पे खेल रहे हैं। वो हमारे एजेंडे पे चल रहे हैं। वो हमारे मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं, और हमारे मैनिफेस्टो में जब वो बात करते हैं, झूठी बातें करते हैं, तो लोग पहले भी उनका मज़ाक उड़ाते थे। अब जिस कदर से उनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है कि भैंस ले जाई जाएगी और मंगलसूत्र ले जाया जाएगा, तो लोग ढूँढ रहे हैं मंगलसूत्र हमारे मैनिफेस्टो में। और उसी कारण से इतने मैनिफेस्टो डाउनलोड हो गए, हमारे तो स्टार प्रचारक बन गए मोदी जी। इसलिए अब वो जो भी कर रहे हैं, वो खाली अपनी हताशा दिखा रहे हैं। लेकिन वोरा जी, मैं एक चीज़ मानती हूँ, मैं कभी भी मैं अपने इनको प्रतिद्वंदी नहीं मानती कांग्रेस का, मैं इनको अपना दुश्मन मानती हूँ। क्योंकि इन्होंने हमें अपना दुश्मन मान के जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सोनिया गांधी जी के लिए, राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए किया, तो ये दुश्मनी निभा रहे हैं। हम आज भी दुश्मनी नहीं निभा रहे। हम लोकतंत्र में जिस तरह से लड़ना चाहिए वैसे लड़ रहे हैं। लेकिन इनको मैं मानती हूँ कि ये जो अपने आप को मान बैठे हैं कि हमारे दुश्मन है, तो ये दुश्मनी निकाल रहे हैं, और इसलिए सत्ता में आने के लिए ये किसी भी हद तक जाएँगे। आप देख लीजिए, इन्होंने एक बयान दिया था, छोटी-सी बात कह रही हूँ, 2 फेजेज़ अभी खत्म नहीं हुए, और इन्होंने एक बयान दिया कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, माहौल 1 महीने के अंदर मैं बता रहा हूँ माहौल खराब होने वाला है। ये बात इन्होंने कैसे कही? ये देश के प्रधानमंत्री हैं। इनके गृह मंत्री इन्हीं के, इनके तो खासम खास है, ये भी नहीं कि दोनों के बीच में कुछ झगड़ा है। तो भाई अगर ऐसे बयान दे रहे हैं तो इनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, कि भाई ईसी पूछ ले भाई कि क्या होने वाला है, हम पहले सावधान हो जाए। हम दूसरा पुलवामा तो नहीं चाहते। तो समझ लीजिए कि ये हताश, निराश है, मगर किसी भी हद तक जाएँगे सत्ता में आने के लिए, आज भी मेरा ये मानना है। जी। जी। दूसरे चक्र में आते हैं